ओके जी, अभी जो है ना वो पैथो का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिंपल जो टर्म्स थी ना और इनकी एग्जांपल वो सारी की सारी बता दी हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वो पहले आपने देख लेनी है। इसके बाद अभी ये फिर सेल इंजरी का आपकी समझ तभी आएगी। सेल इंजरी जब सेल की अडाप्टेशन एबिलिटी ख़त्म हो जाती है ना, मतलब स्ट्रेस जब इतनी हो जाए कि वो सेल की अडाप्टेशन एबिलिटी को जो है ना वो उससे बढ़ जाए, से एक्सीड कर जाए, मतलब स्ट्रेस एक्सकीड मतलब एक्सीड कर जाए सेल अडाप्टेशन एबिलिटी से, तो जो सेल है ना वो अपना नॉर्मल फंक्शन लॉस कर देते हैं। इसको हम कहते हैं सेल इंजरी। इसकी जो है ना सेल इंजरी की बेसिकली दो हमने ना इसके डिफरेंसेस हैं। एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊँ जो कि इम्पोर्टेंट है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ रिवर्सिबल सेल इंजरी। मतलब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिवियरिटी कितनी है और कितनी देर के लिए है। अगर ज़्यादा देर के लिए हो तो वो मतलब यहाँ पे अगर हम उसको दोबारा कंडीशन नॉर्मल कंडीशन देते सेल रिवर्स होके अपनी नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल आ जाएगा। अगर वो ज़्यादा देर तक उसी कंडीशन में पड़ा रहा इंजरी वाली में, तो वो फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी जो होता है ना उसके अंदर चला जाएगा। अब इनके दोनों के दरमियान अगर मैं डिफरेंस लिखूं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो आपने साथ साथ इस टेबल बनाते जाना है, मैं बताता जा रहा हूँ। नंबर 1 पे जो है ना रिवर्सिबल में होती है सेल स्वेलिंग होती है। ये हम डिस्कस करते हैं क्यों होती है, कैसी होती है, सारे का सारा। नंबर 1 पे हो गया सेल की स्वेलिंग होती है रिवर्सिबल में। दूसरा जो है ना नंबर 2 पे जो है ना न्यूक्लियर क्रोमैटिन की जो है ना क्लम्पिंग हो गया। न्यूक्लियर क्रोमैटिन, जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है ना, वो रिवर्सिबल के अंदर क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है उसकी, एक तरह के क्लम्प बन जाते हैं। उसके अलावा क्या होगा, नंबर 3 पे इम्पोर्टेंट है डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस। मतलब एटीपी की प्रोडक्शन इंजरी के दौरान बहुत कम हो जाती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्योंकि वो रिस्पायरेशन जो है ना वो सारा साइकिल नहीं हो रहा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं फैटी चेंजेस जो है ना रिवर्सिबल के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। उसके अलावा राइबोसोम जो होता है ना वो डीअटैच हो जाता है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम होता है ना, तो आप लिख देंगे राइबोसोम डिटैचमेंट हो गया, ये इसकी एक मेजर है। इसके अलावा जिस तरह सेल स्वेल हुआ इसी तरह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना उसकी भी हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है। वो भी माइटोकॉन्ड्रिया भी भूल जाता है। जब वो भूल जाएगा तो वहाँ पे कैल्शियम और जो बाकी चीज़ें हैं ना लिपर्स, वो मिलके एक बॉडीज़ बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइलन बॉडीज़ जो है ना। अपीयरेंस ऑफ द माइलन बॉडी आप लिख दें ऑफ माइलन बॉडीज़, ठीक है। ये सारी की सारी हैं रिवर्सिबल की। अभी मैं इरिवर्सिबल की बता के फिर हम नेक्स्ट इसका डिस्कस करेंगे क्यों, कैसे होती है, कौन से में इरिवर्सिबल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है। मतलब मैंने यूँ बताया था ना सेल न्यूक्लियस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी की सारी जो है ना उसकी डैमेजिंग हो गई है। तो मतलब सेल को रहने का फिर हक भी नहीं है जब उसकी चार दीवारी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा मैं कहूँगा न्यूक्लियर जो होता है ना वो चेंजेस आ जाती हैं इसके अंदर। इसके अंदर सिंपल क्लम्पिंग हुई है, ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई। इसके अंदर जो है ना न्यूक्लियर चेंजेस वो ज़्यादा हो गई हैं। मेन काम तो न्यूक्लियस ही है ना, ब्रेन यानी कि जो है ना एक तरह का वही है ना, ब्रेन की तरह काम करेगा ये न्यूक्लियस। तो इसके अंदर जो है ना जो चेंजेस हैं इसके हम कहते हैं, एक और हमारे पास है काइनोसिस, और दूसरे नंबर पे मेजर चेंज आती है कैरियोलाइसिस होगा। कैरियोलाइसिस एक तीसरी भी होती है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा टर्म इसकी, ठीक है। मेजर यही दो है। मतलब अगर हाँ तीसरी भी चलिए यहीं पे बता देता हूँ, वो है कैरियो रिहेक्सिस हो गया, ठीक है। ये 3 चेंजेस जो है ना न्यूक्लियर क्रोमैटिन के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस आ रही हैं। फ्रेगमेंटेशन होती है, उसके बाद कंडेंसेशन, फ्रेगमेंटेशन और उसके बाद लाइसिस हो जाती है। ये तीनों उसी के यानी मरहून मिन्नत है। अभी जो होता है ना फिर क्या होता है, कैल्शियम जो होता है ना वो सेल के अंदर इन्फ्लेक्स कर जाता है ज़्यादा। जब कैल्शियम इन्फ्लेक्स करेगा तो वो क्या करेगा, जो सेल के अंदर इंजाइम है ना उसकी एक्टिवेशन करवा देगा, ठीक है। जब इंजाइम एक्टिवेट होंगे तो मतलब मोस्टली क्या होगा, सी पी के एक इंजाइम होता है, एक एल डी एच होगा। ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इनकी एक्टिवेशन हो जाती है। इसके अलावा एक हमारे पास एंजाइम होता है कैस्पेज एंजाइम, कैस्पेज एंजाइम,
परेशान नहीं होना, मैं सारे का सारा डिस्कस करूँगा। कैस्पेज एंजाइम इसकी एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा डैमेजिंग काज करता है। इसके अलावा जो होता है ना राइबोसोम सॉरी लाइसोसोम, राइबोसोम कहाँ से आ गया, लाइसोसोमल जो है ना वो आप कह लें कि रैप्चर हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे की सारी जो है ना वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके या ख़ुद अपने नोट्स बना के, जिस तरह स्टिकी नोट्स हैं वो बना के लिख लें, ठीक है। अभी हम इनको सारे का सारा डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा आपके साथ काजेज़ जो है ना इंजरी के, मतलब ऐसी कौन सी स्ट्रेस है जो हमारे पास ये रिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजरी करवा देती है। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाएगा हाइपोक्सिया, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, या दूसरे नंबर पे एस्कीमिया जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है, मतलब ब्लड लेवल कम जा रहा है, तो लो ब्लड सप्लाई की वजह से भी ऑक्सीजन लेवल की कमी होगी, तो हमारे पास हाइपोक्सिया। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है इनफेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं ना वो मोस्टली सेल इंजरीज़ को काज करते हैं। इसके अंदर कोई भी आ सकता है, वायरस कह लें आप, इसके अलावा आप कह लें होप सो यार फोकस्ड हो, वायरस कह लें, इसके अलावा बैक्टीरिया कह लें, ठीक है। इसके अलावा पैरासाइट जो होते हैं ना वो इसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाएगा फिज़िकल एजेंट्स, इसके अंदर कोई भी आ सकता है, मतलब उसको कोई बर्न हो गया, बर्निंग से भी सेल डेथ हो जाती है ना, जल गया उसका जिस्म, या फिर उसका जो है ना वो ट्रॉमा, मतलब कोई चोट वगैरह लग गई है, इस वजह से भी हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास केमिकल की अगर हम बात करें ना, केमिकल, तो केमिकल में हमारे पास मोस्टली आर्सेनिक जो होता है ना वो हो जाता है। नंबर 5 पे अगर मैं करूँ ड्रग्स, ठीक है, तो वो कोई भी वो ड्रग्स ले रहा है, जैसे कि पैरासीटामोल उसने हद से ज़्यादा ले लिया, या फिर उसने कोई तंबाकू नोशी वगैरह कर रहा है, मतलब स्मोकर्स है, या फिर इस तरह का एडिक्टिव पर्सन है, तो वो भी सेल इंजरी काज करवा देता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं रेडिएशंस आ जाती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, वो फ्री रेडिकल्स वगैरह बना देती हैं, या फिर हम एक्सरे वगैरह जो करवाते हैं, या फिर वो कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरापी, उसके अंदर नॉर्मल सेल की डेथ हो जाती है, सेल इंजरी उसे कहते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट जीनेटिक जो होता है ना हमारे पास डिफेक्ट सारे का सारा, ठीक है, वो जीनेटिक डिफेक्ट आ जाएगा। अब बारी बारी मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। जब हमारे पास नंबर 1 पे, यहीं पे लिख देते हैं चलिए, नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है हाइपोक्सिया। जब भी हाइपोक्सिया होगा तो हमारे पास क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास लो होगा। मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में बता देता हूँ। ऑक्सीजन लो होगी जिसकी वजह से जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल को जो होता है ना वो जो ऑक्सीडेटिव जो है ना रिस्पायरेशन वो नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास एटीपी का लेवल जो है ना वो फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। एटीपी जो ही कम होगी तो फिर क्या होगा, जो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो ग्लूकोज का, अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हो ना, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, ग्लूकोज जो होता है ना वो ब्रेक डाउन हो के हमारे पास एटीपी बना देता था, ठीक है। उसके बाद CO2 बना देता है, और उसके बाद H2O बनाता है। ऐसे ही है ना, कैसे था, C6H12O6 + 6O2। अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए, तो क्या था, 6CO2 बनता था, 6H2O बनता था, प्लस साथ में एनर्जी बनती थी ATP की फॉर्म में। ऐसे था ना, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, ATP बन गई, CO2 बन गया, H2O बन गया। जब ये ना ऑक्सीजन ही ना होगी तो ग्लूकोज जो है ना वो ATP के लिए कम होगा, इस वजह से ये क्या करेगा, वो लैक्टिक एसिड वगैरह में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ATP जब हमारे पास नहीं है, मतलब ATP की जब डेफिशिएंसी हो गई है, ATP का लेवल लो है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो भी सोडियम पोटाशियम चैनल्स है ना सेल के अंदर, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब वो ATP के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब उन्हें ATP नहीं बनेगी तो उनका खुलना और उनका आना जाना वो सारे, हमें पता है कि सेल के बाहर जो होता है ना सोडियम ज़्यादा होता है, सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है। ऐसे ही है ना, जब इस तरह ना होगा तो सोडियम सेल के अंदर बढ़ जाएगा। जब जहाँ पर सोडियम बढ़ेगा, मतलब देखो ना यार, ये देखो यहाँ पे सोडियम पोटाशियम सपोज करें चैनल है,
ये अगर ब्लॉक हो गया तो सोडियम अंदर बढ़ जाएगा, जहाँ पे सोडियम जाएगा वहाँ पे हमारे पास पानी भी आना शुरू हो जाएगा। जब ये आएगा तो ये सेल को क्या करेगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो मैंने वो पहले ही बात बताई थी कि सेल की स्वेलिंग जो है ना वो होगी किसके अंदर, जब एटीपी कम होगी सोडियम पोटाशियम पंप के बंद होने की वजह से। अब नो एक्सचेंज सेल में सोडियम आप लिख देंगे इनसाइड जो था ना, इनसाइड सोडियम जो था ना वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग हो जाएगी। सो सिंपल है ना, मज़ा आया कि नहीं आया। नंबर 2 बात, हमें पता है कि ग्लूकोज जो था ना वो फिर एक क्रीब्स साइकिल में जाता है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज नॉर्मली क्या जाता है, जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल जो होता है ना उसके अंदर जाता है। क्रेब्स साइकिल से हमारे पास फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो होता है ना वो एनर्जी ट्रांसफ़र होकर उसके बाद हमारे पास एटीपी यहाँ भी बनती है, यहाँ भी एटीपी। ये जो था नॉर्मली जब ऑक्सीजन थी, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज हमारे पास जो है ना वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब लैक्टिक एसिड क्या है, ये एसिडिक इन नेचर है। इसने क्या करना है कि पीएच को इफेक्ट कर देना है, ठीक है। पीएच हमारे पास क्या हो जाएगी, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतनी ज़्यादा पीएच कम हो जाएगी। जब पीएच हमारे पास कम होगी तो क्या कंडीशन आएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपने रिस्पायरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ा है ना, तो वो एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाएगी। अब पीएच लोअर की वजह से हमारे पास डीएनए जो था ना उसकी क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्लम्पिंग। तो हमारे पास सेल इंजरी का ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये एक था सेल स्वेलिंग, दूसरा था न्यूक्लियर मैटर की क्लम्पिंग, वो हमारे पास क्लियर हो गया। अभी अभी एक मैंने एक और पॉइंट बताया था जिसके अंदर था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो था ना वो डैमेज हो गया। मतलब मेम्ब्रेन डैमेज हुई है, उसको क्या डिस्कस करना है कि कैसे डैमेज हुई है, क्या काजेज है। मेम्ब्रेन डैमेज में कुछ भी नहीं है। मतलब एक तो हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है ना वो उसकी ब्लॉकेज हो गई है ना एटीपी ना होने की वजह से चैनल। अब इसके अंदर क्या होगा, जब इसके अलावा जो है ना वो कैल्शियम जो है ना इनसाइड दी इंजरी के अंदर जो है ना वो कैल्शियम इनसाइड दी सेल अकामुलेट हो गया, ठीक है। क्योंकि एटीपी नहीं है, एटीपी जो चाहिए थी कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए, वो नहीं है। तो कैल्शियम जो होता है ना इनसाइड जो होता है ना सेल अकामुलेट हो गया। अब ये सेल है, इसके अंदर जो है ना वो सारे का सारा कैल्शियम आ गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम होना बहुत खतरे की बात है, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम होते हैं, वो कैल्शियम उन्हें जो ही मिलती है तो वो बूस्ट अप हो जाते हैं। मतलब हमें पड़े पड़े मतलब कैल्शियम इनसाइड द सेल अकामुलेटेड हो गया। अब जो एंजाइम फिर रहे हैं जिस तरह के, अगर मैं बताऊँ फास्फो फास्फोलाइपेज एंजाइम, बहुत डेंजरस एंजाइम है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो ही देखेगा कैल्शियम आया हुआ है, इसने क्या करना है, चुप करके जो लिपिड बाई लेयर है ना उसको, मतलब हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसकी लेयर को तोड़ के परे मार देना। ब्रेक सेल मेम्ब्रेन मतलब अपनी ही लिए ख़तरा बन गया है। इससे क्या होगा, जो एक तो होती है ना ये इसकी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी, इसके अलावा जो लाइसोसोम होते हैं ना वो लाइसोसोम एक बैग के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक। इसके अंदर सारे के सारे इंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेजिस इंजाइम होते हैं ना आई थिंक, ठीक है, लाइसोसोम के। तो वो जो मेम्ब्रेन के अंदर होती है उस मेम्ब्रेन को भी तोड़ देंगे। ऐसे ही है ना, मतलब इसे हम कहते हैं सुसाइड बैग। ये बैग जो है ना ये भी लिपिड बाई लेयर का बना होता है साइडों पे। जब ये जो है ना इंजाइम इससे भी एक्टिवेशन हुई है तो इसने एक तो सेल में ब्रेन को तोड़ दिया बाहर वाली को, इसके अलावा ये जो सुसाइडल बैग है ना इसको भी इसने पकड़ के परे मार देना। नतीजा क्या होगा, जो सारे के सारे इंजाइम है ना वो बाहर आ जाएंगे चुप करके, जिसकी वजह से जो ही लाइसोसोम के इंजाइम बाहर आए उन्होंने क्या कर देना है, ऑटोफेगी स्टार्ट का, ऑटोलाइसिस या ऑटोफेगी जिसे हम कहते हैं सेल्फ ईटिंग, मतलब अपने ही सेल को खाना शुरू कर देना और खुद ब खुद एनर्जी बनाना शुरू कर देनी। तो ये सेल डैमेज का एक मेजर हो गया। अभी अगर मैं इसको 2 पॉइंट्स के अंदर शार्ट चार्ट की फॉर्म में अगर आपको बताऊँ ना, मतलब क्या हुआ था, हाइपॉक्सिया हुआ। हाइपॉक्सिया की वजह से क्या था, रिस्पायरेशन जो थी ना वो काम हुई। रिस्पायरेशन आपने ब्रीथिंग नहीं कहना, रिस्पायरेशन कहना है। ब्रीथिंग जो है सिंपल सांस लेना, रिस्पायरेशन जो सिंपल रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी से रिलेटेड होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एटीपी का लेवल जो है ना वो कम हो गया। जो ही एटीपी का लेवल कम था तो मैंने क्या कहा था, 2 रिएक्शन होने थे, ठीक है। 2 रिएक्शंस कौन कौन से थे, एक था सोडियम पोटाशियम पंप पे ऊपर इफेक्ट था, दूसरा था हमारे पास कैल्शियम जो था ना वो पंप उसके ऊपर इफेक्ट था। इसने क्या किया था, सोडियम अंदर रह गया था जिसकी वजह से हमारे पास सिंपल था सेल स्वेलिंग हो गई थी। ऐसे ही है।
ठीक है, हमारे पास सेल स्वेलिंग होगी। नंबर 2, कैल्शियम जब अकामुलेट हुआ, इसने जो क्या किया था, फास्फोल एंजाइम जो फास्फोलाइपेज एंजाइम था ना, उसको एक्टिवेट किया। सारे का सारा अब ये ऑक्सीजन ना होने की वजह से है, ठीक है। तो फास्फोलाइपेज की एक्टिवेशन हुई जिसकी वजह से उसने डैमेज कर दी मेम्ब्रेन को और सुसाइडल बैक। अब डीएनए जो थी क्लम्पिंग, वो मैंने क्या बताया था, मतलब डीएनए क्लम्पिंग एक ये टर्म थी ना, ठीक है। ये किसकी वजह से थी, लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था लाइसोसोमल एंजाइम जो है वो रिलीज़ होती हैं, सोमल एंजाइम किसकी वजह से, सुसाइडल बैग जो होता है ना, बैग उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह। डीएनए क्लम्पिंग जो थे ना वो लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से सारे की सारी। ओके हो गया।